विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है, ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। इसका हम अध्याय 1 का आज अध्ययन करेंगे और जैसा कि ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी जो पुस्तक है ये पढ़ने में थोड़ी सी टफ लगती है, बहुत लंबा चौड़ा पाठ होता है और क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है आपका एनसीईआरटी का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको मैंने नोट्स के रूप में तैयार किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और जो साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभदायक रहे। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। हमारे अतीत, ये हमारा अतीत क्यों नहीं है? कुछ साथी जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो इसको हमारा अतीत लिखते हैं, तो हमारा अतीत नहीं है, ये हमारे अतीत इसको कहा गया है। हमारा अतीत और हमारे अतीत में क्या अंतर है ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे। पाठ 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या घटना घटित हुई, घटना कब घटित हुई, कहाँ पर हुई और कैसे हुई। ये इतिहास यानी हिस्ट्री का इस पाठ में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में इसकी क्या विषय वस्तु रहेगी, क्या हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस पाठ की जो शुरुआत है वो रसीदा यानी आपके एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 की, इसमें सभी जो पाठ है वो किसी न किसी स्टूडेंट से परिचित कराते हुए उस पाठ की शुरुआत की गई है। तो ये जो पाठ है इसकी शुरुआत रसीदा के सवाल से है, रसीदा के प्रश्न से की गई है। देखो, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 वर्ष पहले, उसमें लिखा था 100 वर्ष पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ, यानी कल क्या हुआ ये हम समाचार पत्र में, टेलीविजन में हमें जानकारी मिल सकती है, लेकिन 100 वर्ष पहले क्या हुआ ये हम कैसे जानते हैं। ये क्वेश्चन किसके दिमाग में आया? ये रसीदा के दिमाग में आया भी ये 100 वर्ष पहले की जानकारी हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए, हम कैसे पता लगाएं कि क्या घटित हुआ। तो पाठ का नाम देखो, क्या, ये आ गया ना। हम कैसे पता लगाएं कि क्या घटित हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। इसकी जानकारी तो हमें अखबार, टेलीविजन, रेडियो आदि से प्राप्त हो जाती है। 1 वर्ष पहले क्या हुआ, 100 वर्ष पहले क्या हुआ, इसके बारे में भी हम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, जिसे उस समय के बारे में याद हो। तो उससे हम 1 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले क्या हुआ था ये हम उससे पता लगा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 1000 वर्ष पहले क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे। 1000 वर्ष पहले या इससे भी पहले का जो इतिहास है वो हम कैसे जान सकते हैं, हमें कैसे जानकारी मिलती है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं या हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम अतीत के बारे में या हमारा जो इतिहास है, हमारा जो पास्ट है, इसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के वो घरों में रहते थे, अखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये इन सब के बारे में, इनका अतीत, इनका इतिहास, इनका पास्ट कैसा था, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। ये इस पाठ का परिचय था, थीम था। अब है पाठ का परिचय। इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं,
तो इस पाठ में देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लोग कहाँ रहते थे ये हम पढ़ेंगे। लोग यात्राएं क्यों करते थे, लोग मूवमेंट क्यों करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते होंगे, देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत या इंडिया, इसका नाम क्यों पड़ा, अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। जो पुरातत्वविद है वो अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत है वो बहुवचन है या एक वचन है, तिथियों का क्या मतलब है, ये सब हम डिटेल से इस पाठ में पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपके साथ साथ याद होते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? लोग नदी के किनारे रहते थे, जैसे नर्मदा नदी आदि। कुछ लोग जो कुशल संग्राहक थे वे जंगलों के आसपास रहते थे। यानी लोग है वो नदी के किनारे रहते थे, चाहे वो नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, सिंधु नदी है और उनकी सहायक नदियां हैं। तो लोग है वो कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे। और कुछ जो कुशल संग्राहक थे, हंटर गैदरिंग थे, वे जंगलों के आसपास रहते थे। जो लोग कृषि करते थे वो वहीं रहने लगे। यानी जो कृषि में लगे हुए थे वो उसी स्थान पर सेटल हो गए और वहीं रहने लगे। जैसे उत्तर पश्चिम में भारत का जो नक्शा है उसमें हम देखेंगे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किश्तर की पहाड़ियां। देखिए नक्शे में सुलेमान और किश्तर की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुलेमान और किश्तर की पहाड़ियां, ये भारत के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और यहाँ पर किश्तर की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है देखिए, यहाँ 8,000 वर्ष पूर्व, यानी सुलेमान और किश्तर की पहाड़ियों में या पहाड़ियों के आसपास 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाना कहां प्रारंभ किया गया और कब प्रारंभ किया गया? 8,000 वर्ष पूर्व, आज से 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किश्तर की पहाड़ियों के आसपास, जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, सुलेमान और किश्तर की पहाड़ियां। इसी के साथ ही उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व में जो गारो पहाड़ियां हैं, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां। और ये गारो पहाड़ियां मेघालय में, गारो, खासी, नागा, इस प्रकार की ये पहाड़ियां हैं। ये जो गारो पहाड़ियां हैं ये मेघालय में है और विंध्य पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश राज्य के आसपास है। सबसे पहले यहाँ चावल उपजाया गया। तो देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? तो गारो पहाड़ियां मेघालय और विंध्य पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर सिंधु नदी के किनारे बसे। कितने? 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आरंभिक 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो वो सिंधु नदी के किनारे हुआ। इसी प्रकार 2500 वर्ष पूर्व कुछ नगरों का विकास गंगा नदी के किनारे हुआ। यानी 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास या आरंभिक नगर है वो सिंधु नदी के किनारे बसे। और 2500 वर्ष पूर्व कुछ जो नवीन नगर है उनका विकास है वो गंगा नदी के किनारे भी हुआ है। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध कहलाता था। मगध का शासक बहुत शक्तिशाली था। मगध भी हम इस नक्शे में देखेंगे। देखो गंगा के दक्षिण में ये गंगा नदी है और ये इस प्रकार ये गंगा नदी है। इसके दक्षिण में यहाँ पर मगध था और
मगध मगध में शक्तिशाली शासक थे, जैसे घनानंद है, वो आपने नाम सुना है, ये मगध का शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ये गंगा नदी है और गंगा नदी की सहायक नदियां जैसे यमुना नदी है, इसी प्रकार सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये इसकी सहायक नदियां। यानी सहायक नदियां किसे कहते हैं? मुख्य नदी में कुछ छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती है, तो ये नदियां सिंधु उस नदी की मुख्य नदी की सहायक नदियां कहलाती है। तो इस प्रकार गारो की पहाड़ियां भी हमने देखी है, गारो की पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य की पहाड़ियां हैं और ये मेघालय में है गारो की पहाड़ियां। तो विंध्य की पहाड़ियां और गारो की पहाड़ियां, यहां से हमें विंध्य की पहाड़ियां और गारो की पहाड़ियों से हमें पहली बार चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य की पहाड़ियों से और गारो की पहाड़ियों से। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य। और सुलेमान और किर्थर की जो पहाड़ियां हैं, यहां से सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोग यात्रा क्यों करते थे? लोग मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों कर जाते थे? तो देखिए, खाने की तलाश में, खाने की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। और प्राकृतिक बाढ़ आ गई, सूखे से बचने के लिए वो एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने जाती थी। सेनाएं भी दूसरे क्षेत्र को जीतने के लिए वहां पर जाती थी और यात्रा करती थी। व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे। व्यापारी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करते थे, इसलिए वो जाते थे, यात्राएं करते थे। धार्मिक शिक्षक लोगों को शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। धार्मिक जो शिक्षक थे वो शिक्षा देने के लिए या लोगों को सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। शिकार, नए और रोचक स्थानों की खोज के लिए यात्रा करते थे। शिकार करने के लिए, नए और रोचक स्थानों की खोज करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोग यात्राएं करते थे। और आज भी लोग यात्राएं करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य, कोई ना कोई उनका उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो यात्राएं करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए, देश का नाम। देश का नाम हमारे देश के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा है भारत। एक तो इंडिया शब्द है और दूसरा कौन सा है? भारत। दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इंडिया और भारत। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया शब्द। यह शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इसे संस्कृत में क्या कहा गया? सिंधु कहा जाता है। ईरानियों, यूनानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। यानी अपने उत्तर पश्चिम से जब ईरानी और यूनानी आए तो यहाँ सिंधु नदी को इनके द्वारा पार किया गया और ईरानियों और यूनानियों ने इस सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित देश को इंडिया कहा। इन ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व का जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाया? इंडिया कहलाया। और किसके द्वारा कहा गया? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के जो पूर्व का जो क्षेत्र था उसको इंडिया कहा। नेक्स्ट है, देखो, भारत। इसका नाम भारत क्यों पड़ा? 3500 वर्ष पूर्व भारत का नाम ऋग्वेद में मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, 3500 वर्ष पूर्व भारत का नाम किस में मिलता है? ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। भारत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। भारत शब्द का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। तो ये भारत और इंडिया के बारे में हमने पढ़ा। हमारे देश के जो नाम थे वो भारत और इंडिया कैसे पड़े, तो इंडिया है वो ईरानियों और यूनानियों की देन है, जबकि भारत नाम है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह को इस भारत शब्द से संबोधित किया जाता था। और आज से 3500 वर्ष इसका भारत शब्द का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी हमारा जो अतीत है, हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, उसके बारे में हम कैसे जाने या हम उसके बारे में कैसे जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट बहुत समय पहले जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। तो मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहा जाता था? बहुत समय पहले जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि या अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। अंग्रेजी का जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। मेनू का अर्थ क्या है? हाथ। तो ये भी आपको याद रखना है, मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन शब्द मेनू से बना है और इसका अर्थ क्या है? हाथ। साथियों, जो आप तैयारी करते हो कंपटीशन की, उसमें जैसे बड़ा जो कंपटीशन है उसमें ऐसे नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे फैक्ट है वो आपको याद रखने होंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। तो हमें ऐसे नहीं समझना है भी ये तो छठी क्लास है और इसको हमें क्या पढ़ना है। आपने देखा होगा जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो 6 क्लास से 12th तक की जो क्लास की बुक है उसको जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं, जो हमें अन्य किताबों में नहीं मिलते हैं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट आपके समझ में आया होगा। देखो, मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, और पांडुलिपि किसे कहते हैं? वे पुस्तकें जो बहुत समय पहले हाथ से लिखी जाती थी उनको पांडुलिपि कहते हैं। और ये शब्द है वो लैटिन शब्द मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है या पांडुलिपि है ये किस पर लिखे जाते थे? तो प्राय ये ताड़ पत्रों पर या पाम ट्री, ताड़ पत्र को अंग्रेजी में हम पाम ट्री कहते हैं, ताड़ पत्रों पर एवं हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले भुर्ज के पेड़ बारक ट्री की छाल पर लिखा जाता था। यानी ये जो पांडुलिपि है ये ताड़ पत्थर, पाम ट्री और भुर्ज पेड़ बारक ट्री की छाल पर लिखा जाता था। ये देखो, ये पांडुलिपि का हमें साक्ष्य मिला है इस प्रकार। क्या आज भी पांडुलिपि बची है? क्या आज भी ये पांडुलिपि हमारे पास सुरक्षित है या नहीं है? तो देखिए, कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट हो गई। कुछ जो, क्योंकि ये बहुत वर्ष पहले लिखी गई थी, हाथ से लिखी गई थी, और इनको सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल कार्य था। कुछ को तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। परंतु कुछ पांडुलिपियां आज भी मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। कुछ पांडुलिपियां जिनका संबंध देवताओं से माना गया, उनको मंदिरों एवं बिहारों, बौद्ध बिहारों में उनको सुरक्षित आज भी हमें वो सुरक्षित प्राप्त होती है, जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पांडुलिपियों में क्या लिखा जाता था? पांडुलिपियों में क्या लिखा जाता था? तो देखिए, इनमें धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों के बारे में, धार्मिक जो मान्यताएं थी, आचार व्यवहार था, उनके बारे में जो नियम थे उनके बारे में पांडुलिपियों में लिखा जाता था। राजाओं के जीवन के बारे में पांडुलिपियों में लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। औषधियों व विज्ञान के बारे में लिखा जाता था। महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी इन पांडुलिपियों पर लिखे जाते थे। पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी जाती थी? पांडुलिपियां, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी जाती थी? पांडुलिपियां संस्कृत,
तमिल और प्राकृत भाषा जो जन सामान्य की भाषा थी लिखी जाती थी। पांडुलिपियां संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी। नेक्स्ट है हमारे अतीत को जानने के अन्य क्या स्रोत है, यानी पांडुलिपियों के अलावा और हमें अतीत के बारे में कौन से स्रोत है वो हमें जानकारी, या कौन से सोर्स है जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं, यानी पांडुलिपियों के अलावा, मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा। तो देखिए अभिलेखों का अध्ययन करके भी हम हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अभिलेख क्या है? अभिलेखों का अध्ययन हम कर सकते हैं, लेकिन अभिलेख है क्या? तो देखिए वे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। वे लेख जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह होती थी उस पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, वे अभिलेख कहलाते हैं। तो इनको कठोर धातु या पत्थर पर क्यों लिखा जाता था? क्योंकि जैसे हमने देखा पांडुलिपियां, जैसे हमने देखा है कि पांडुलिपियों को कीड़ों ने नष्ट कर दिया और कुछ नष्ट हो गई पांडुलिपियां, क्योंकि वो अधिक समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि कागज पर भी नहीं थी, वो एक पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। तो इसलिए ये लंबे समय तक रहे, लोग इनको पढ़े, इस उद्देश्य से इनको पत्थरों और धातुओं की जो कठोर सतह है उन पर लिखवाया गया, उत्कीर्ण करवाया गया। तो ये देखिए ये अभिलेख हमें प्राप्त होता है। देखिए इसके बारे में, यह अभिलेख 2250 वर्ष पुराना है। ये जो अभिलेख है ये 2250 वर्ष पुराना है। ये पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। देखो पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, यहाँ छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया है, उत्कीर्ण किया गया है। तो ये दो लिपियों, यहाँ इसमें दो लिपि है। देखो एक तो यूनानी लिपि है जिसको ग्रीक बोलते हैं, और दूसरी है अरमेइक लिपि। ऊपर वाली जो यूनानी लिपि है और ये है अरमेइक लिपि। दो लिपियों में ये लेख हमें प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये अफगानिस्तान के कंधार से, वर्तमान में जो अफगानिस्तान है वहां पर कंधार से हमें प्राप्त हुआ है ये जो अभिलेख। और ये कितना पुराना है? 2250 वर्ष पुराना है। इसमें शासक अशोक का आदेश लिखा गया है। ये जो कंधार से हमें अभिलेख प्राप्त होता है इसमें पत्थर पर खुदाई करके अशोक का आदेश उत्कीर्ण किया गया है। इन अभिलेखों में क्या लिखते थे? देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इन अभिलेखों में क्या लिखते थे? इन अभिलेखों में राजा के आदेश लिखे जाते थे, राजा रानी स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण हमें मिलता है, राजा के युद्धों का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो इन सब के बारे में इन अभिलेख में लिखा जाता था। अभिलेख क्यों लिखते थे? अभिलेख लिखने का कारण क्या था? तो अभिलेख इसलिए लिखे जाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, जो भी राजा के आदेश है, राजा रानी स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण है, राजाओं ने जो युद्ध किए हैं, विजय प्राप्त किए हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स है उनको लोग देख सके, पढ़ सके, और जो भी राजा ने आदेश दिया है, राजा ने कुछ नियम बताए हैं, उनका वो पालन कर सके। इसलिए अभिलेख लिखे जाते थे, लिखाए जाते थे। नेक्स्ट है, अब देखो सबसे पहले हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियां। पांडुलिपियां से हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन वो एक पांडुलिपियां है, वो उसके बहुत ही कम अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और पांडुलिपियों के अलावा अभिलेखों से हमें हमारे अतीत, पास्ट या हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भी कोई और भी है क्या जिससे हम इतिहास जान सकें? तो इतिहास जानने के अन्य स्रोत देखिए, इमारतों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, इनसे भी हम हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चित्र है, मूर्तियां हैं, औजार हमें खुदाई में प्राप्त होते हैं, हथियार हमें खुदाई में प्राप्त होते हैं, बर्तन हमें प्राप्त होते हैं, आभूषण है, कॉइन्स है, सिक्के है, इन सब से भी हमें हमारे अतीत, इतिहास या पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन सब का जो अध्ययन करते हैं
उनको हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? देखिए, अतीत में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली, अतीत में यानी हमारा जो अतीत है, हमारा जो इतिहास है, उसमें जो बनी और प्रयोग में जो लाई जाती थी वस्तुएं, उनका अध्ययन करने वाला, उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। ये पात्र हमें देखो प्राप्त होते हैं। ये जो पात्र है, मिट्टी का पात्र है, ये 4700 वर्ष पूर्व बना हुआ है। 4700 वर्ष पूर्व बना एक मिट्टी का पात्र हमें प्राप्त होता है। और इस पर देखो डिजाइनिंग भी की गई है, इस प्रकार इसमें यहाँ डिजाइनिंग भी की गई है। तो इससे हमें इनकी जो चित्रकला है, इनकी जो पेंटिंग्स है, इनके किस प्रकार ये किस प्रकार के बर्तनों का ये उपयोग करते थे, इन बर्तनों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, ये देखिए इसमें ये कॉइन्स है चांदी के, ये तो इनका आकार देखिए। आजकल जो सिक्के चलते हैं वो एक गोल सिक्के चलते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है, ये इनकी बनावट उसमें ऐसी थी। और ये 2500 वर्ष पुराना चांदी का सिक्का है। तो ये इन पर कुछ लिखा है, जो उनके कुछ संकेत होंगे, उनके चाहे राजा के बारे में हो, चाहे उनके जो कोई शिकार का सिस्टम था, उनके अन्य जो संकेत चिन्ह थे, उनके बारे में इनके ऊपर ये संकेत है वो उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये 2500 वर्ष पुराना चांदी का सिक्का, और ये जो बर्तन हमें मिट्टी का पात्र मिला है, ये 4700 वर्ष पूर्व का बर्तन है, वो हमें मिट्टी में या खुदाई में ये हमें प्राप्त होते हैं, यानी पुरातत्वविदों को ये प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्यों? पुरातत्वविद है वो एनिमल्स, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां यानी जो बोन है, उनको भी ढूंढते हैं। तो ये पुरातत्वविद है, ये जानवरों, चिड़िया और मछलियों की हड्डियां भी क्यों ढूंढते हैं? तो ये जानने के लिए, देखो, यह जानने के लिए कि अतीत में लोग क्या खाते थे, क्योंकि वनस्पतियों के अवशेष है वो बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति के जो अवशेष, जैसे गेहूं के जो अवशेष है, वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं, यानी जले हुए दाने वो प्राप्त होते हैं। उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये गेहूं के अवशेष हो सकते हैं। तो इस प्रकार जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां हैं, उनका जो अध्ययन है वो पुरातत्वविदों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, स्रोत क्या है? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्वों से जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है, उनके लिए इतिहासकार है वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, पास्ट का अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनको इतिहासकार कहते हैं। स्रोत से अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत का महत्व क्या है? यदि हमारे पास स्रोत है तो हम एक धीरे धीरे एक इतिहास का निर्माण कर सकते हैं, और ये अतीत के बारे में इन स्रोतों से पढ़ना भी बहुत रोचक बन जाता है। तो ये अतीत का स्रोत का है जो महत्व है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, अतीत एक या अनेक, यानी हमारी पुस्तक का जो नाम है ये है हमारे अतीत। हमारे अतीत, तो ये जो हमारे अतीत है ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन के रूप में
ये अतीत जो शब्द है इसको बहुवचन के रूप में लिया गया है, और इसी कारण हमारी जो पुस्तक है उसका नाम है हमारे अतीत। अब बहुवचन के रूप में इसको क्यों लिया गया है? देखिए, क्योंकि इतिहास किसी एक के लिए नहीं है, इतिहास राजा रानी के लिए भी है और जन सामान्य लोगों के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है और शिल्पकारों के लिए भी है। इसलिए ये जो अतीत शब्द है वो बहुवचन के रूप में इसका उपयोग किया गया है। क्योंकि देखो, क्योंकि अलग अलग समूह के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, इसलिए इसे बहुवचन में लिया गया है। उदाहरण के रूप में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों से भिन्न था, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से भिन्न था। यह बात आज भी सत्य है। देखो, ये बात आज भी सत्य है कि कुछ लोगों का कार्य अलग है, कुछ लोगों का जीवन अलग है, तो ये आज भी सत्य है। और उदाहरण के रूप में देखिए, आज भी अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो उनका जीवन अलग है, यानी सभी लोगों का जो जीवन है, इतिहास है, पास्ट है, वो एक जैसा नहीं है। इसलिए अतीत जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो बहुवचन में किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तिथियों का मतलब। ये तिथियों का मतलब टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और भविष्य में भी कुछ छात्र कहते हैं भी सर हिस्ट्री हमारी याद नहीं होती। तो हिस्ट्री में जो सब खेल है वो तिथियों का खेल है। अगर जिसने तिथियां अच्छी तरह, यानी डेट्स है, वो अच्छी तरह याद कर ली, उसे कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो तिथियों का क्या मतलब है, किस प्रकार हम तिथियां लिखते हैं, जैसे बीसी लिखते हैं, एडी लिखते हैं, तो ये पूरा हम इसमें समझेंगे। देखो, हम कैसे कह सकते हैं कि यह वर्ष 2022 का वर्ष है। अब 2022 चल रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह वर्ष है वो 2022 का है? देखिए, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, यानी 2022 है। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वर्ष की जो गणना है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की जो तिथि है वहां से की जाती है। तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो 25 दिसंबर, हम क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 04 को जन्म हुआ। लेकिन इतिहासकारों ने इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए इनका जो जन्म है वो 0 मान लिया गया। इनका जो जन्म का समय है वो 0 मान लिया गया, और उसके बाद में इन्होंने वर्ष की गणना है वो शुरू की। तो देखिए, यहाँ इस डायग्राम से देखिए, यहाँ जैसे मान लो ये ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ, यानी कब हुआ? 25 दिसंबर 04 का, 04 को हुआ। लेकिन इतिहासकारों ने इसको क्या मान लिया? सुविधा की दृष्टि से 0 मान लिया। ठीक है। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद इधर जाएंगे हम। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है ये क्या कहलाएगा? एडी कहलाएगा। बाद के समय को हम क्या लिखते हैं? एडी लिखते हैं। और एडी की जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी। ये याद रखना है, एनो डोमिनी। एडी की फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है, इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो बीसी कहलाता है, यानी बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और ये जैसे मान लो, अब यहां इधर चलेंगे अपने, तो ये 2022, यानी यहां 0 से लेकर के और यहां तक ये जो समय है वो, इतना जो समय है वो निकल गया, ये 2022 तक। यदि हम इधर चलेंगे, यानी
ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करेंगे तो इस प्रकार जैसे 100 बीसी हो गया, यहाँ पर 200 बीसी हो गया। कोई घटना यदि 200 बीसी को कोई घटना घटित होती है, या 300 बीसी को, या 300 बीसी हो गया, कोई घटना मान लो 300 बीसी को घटित होती है, तो आज उस घटना को कितना समय हो गया, तो 300 बीसी प्लस अब वर्तमान में कितना चल रहा है, 2022 एडी, यानी ये घटना जो 300 बीसी में हुई थी वो कितने आज से कितने वर्ष पुरानी है, आज से ये 2322 वर्ष पुरानी है। यानी 2322 वर्ष यदि कोई घटना 300 बीसी में घटित होती है तो इतनी वो पुरानी है। तो इस प्रकार आपको बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो जितनी भी घटनाएं हुई थी वो बीसी कहलाएगी, और जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं वो उसके आगे हम एडी लिखेंगे, यानी ईसवी सन लिखेंगे, और इसको लिखेंगे ईसा पूर्व हिंदी में। नेक्स्ट है देखिए, अब 2022 वर्ष के कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2022 वर्ष के बाद से है। यानी 2022 हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2022 वर्ष बाद है। 2022 का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2022 वर्ष बाद। कभी कभी देखो एडी की जगह हम सीई का प्रयोग भी करते हैं। ये जो बीसी है, एडी है, बीसी का जो प्रयोग है वो एक धर्म से संबंधित, जैसे ईसा मसीह से संबंधित है इसे, और इस धर्म से बाहर निकलने के लिए ये कुछ अन्य संकेत है वो लिखे गए हैं। देखो यानी इन धर्म संबंधी जो सन है इनसे बाहर निकलने के लिए हमने एडी की जगह सीई का प्रयोग आजकल किया जाने लगा है। देखो सीई की फुल फॉर्म है कॉमन एरा, यानी सामान्य युग। आजकल या हम कह सकते हैं कभी कभी एडी के स्थान पर सीई का भी प्रयोग होता है, जैसे, और सीई की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा। और इसी प्रकार बीसी के स्थान पर कभी कभी बीसीई भी लिखा जाता है। तो बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये दोनों आपके याद होने चाहिए, यानी एडी के स्थान पर क्या लिखा जाता है, सीई, और सीई की फुल फॉर्म कॉमन एरा, और बीसी के स्थान पर बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट है देखिए कारतूस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री लेक्चर से जो साथी तैयारी कर रहे हैं या जिनके वर्ल्ड हिस्ट्री है उनसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारतूस किसे कहते हैं, या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भी जो मिस्र में राजा और रानियों के नाम जो छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कारतूस कहते हैं। यानी मिस्र में राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कारतूस कहते हैं। तो ये हिस्ट्री लेक्चरर या जिनके भी वर्ल्ड हिस्ट्री है उनसे ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, कारतूस क्या है, या मिस्र में राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है कारतूस। तो ये हमारा पाठ था। अब हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन हल करेंगे जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। आपको ये पाठ कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।